हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने कल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 बेटा शुरू किया था और हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बेटा मीनिंग देखा था। फिर हमने तीन तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं बेटा। एक तो है प्रॉमिसरी नोट, जिसका हमने सेक्शन 4 हमने कल डिस्कस किया पूरा। आज हम बेटा डिस्कस करेंगे सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। आ जाओ बेटा मेरे साथ साथ। बेटा वैसे ना काफ़ी हद तक जो असेंशियल फीचर्स आपने प्रॉमिसरी नोट के बेटा पढ़े थे ना, काफ़ी हद तक बेटा बातें बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में भी और चेक के केस में भी बेटा सेम है। कहाँ कहाँ पर थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा बेटा, देखना। सेक्शन 5 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देखो बेटा, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। तो बेटा अगर आपको याद हो तो प्रॉमिसरी नोट भी एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग ही होता है। अब यहां पर सुनना, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। बेटा एक बात याद रखना, सुनो मेरी बात जो मैं कहूंगा बेटा। बेटा अगर मैं बात करूं ना प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, तो बात समझना बेटा। बेटा प्रॉमिसरी नोट कंटेन्स अ प्रॉमिस, है ना। प्रॉमिसरी नोट कंटेन्स अ प्रॉमिस, जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेटा कंटेन्स एन ऑर्डर। मतलब बेटा देखो बात समझो, जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है ना बेटा, वो होता है जिसने पैसा देना है, तभी वो बेटा प्रॉमिसरी नोट में लिखता है। अगर आपको कल स्पेसिमेन ऑफ प्रॉमिसरी नोट याद हो तो मैंने बताया था। प्रॉमिसर में बात सुनो, प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस कौन करता है बेटा? जिसने पैसा देना है। मेकर कौन है? मेकर वो है बेटा जिसने पैसा देना है। प्रॉमिस वो करेगा जिसने पैसा देना है, जबकि बेटा जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर वो नहीं करता बेटा जिसने पैसा देना है, ऑर्डर वो करता है जिसने पैसा लेना है। तो बेटा अगर मैं बात समझूं तो प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है? प्रिपेयर्ड बाय पर्सन हु हैज टू पे, who has to pay, that is maker। तो बेटा प्रॉमिसरी नोट वो बनाता है जिसने पैसा देना है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? मेकर। जबकि बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज वो नहीं बनाता जिसने पैसा देना है, वो बनाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसने पैसा लेना है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज प्रिपेयर्ड बाय person entitled to receive। तो बिल ऑफ एक्सचेंज बेटा जिसने पैसा लेना है वो बनाएगा, दैट इज ड्रॉर। तो बेटा एक बात याद रखना, प्रॉमिसरी नोट वो बनाएगा जिसने पैसा देना है, तभी बेटा वो क्या करता है? तभी वो प्रॉमिस करता है, आई प्रॉमिस टू पे ₹50,000 ऑन डिमांड। जबकि बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज वो नहीं बनाता जिसने पैसा देना है, वो बनाएगा जिसने पैसा लेना है, तभी वो बेटा प्रॉमिस नहीं करता, तभी वो क्या करता है? ऑर्डर करता है। तो जिसने पैसा देना है वो तो प्रॉमिस करेगा और जिसने पैसा लेना है वो ऑर्डर करेगा बेटा। तो दो डिफरेंसेस आ गए ना। अभी आगे बात करते बेटे। देखो, साइंड बाय द मेकर। बेटा याद रखना, प्रॉमिसरी नोट के केस में मेकर कौन होगा? जिसने पैसा देना है। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में मेकर कौन होगा? ड्रॉर, जिसने पैसा लेना है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। तो बिल्कुल वही सेम शर्तें चल रही हैं बेटा जो कल थी। टू अ सर्टेन पर्सन or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। तो ऑलमोस्ट बेटा डेफिनेशन सेम है। एक वर्ड का मेरे ख्याल से अभी तक डिफरेंस आया, वो है प्रॉमिस की जगह ऑर्डर है बेटा।
और असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखोगे ना तो ऑलमोस्ट बेटा सेम है। पहला, बिल ऑफ एक्सचेंज भी हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, ओरल नहीं होना चाहिए। इट मस्ट कंटेन एन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, प्रॉमिसरी नोट में था इट मस्ट कंटेन एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ इनडेटेडनेस इज नॉट सफिशिएंट, तो बिल ऑफ एक्सचेंज must not acknowledge a debt, it must order a certain person to pay a certain sum of money. Mere acknowledgement of indebtedness is not sufficient. देखो बेटा, order must be definite and unconditional। याद करो बेटा, कल मैंने बताया था जो बेटा आपका ऑर्डर होता है ना, प्रॉमिसरी नोट के केस में प्रॉमिस और बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ऑर्डर, वो क्या होना चाहिए बेटा, अनकंडीशनल, पहली बात। और अगर कंडीशनल भी है तो इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एन अनसर्टेन इवेंट। तो सर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है चलेगा, इट मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एन अनसर्टेन इवेंट, नहीं तो बेटा वैलिड नहीं माना जाएगा। इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉर। प्रॉमिसरी नोट कौन साइन करता है बेटा, मेकर, जिसने पैसा देना है। सम कंटेन्ड इन द ऑर्डर मस्ट बी सर्टेन। याद करो कल क्या कहा था बेटा, प्रॉमिसरी नोट में एग्जांपल किया था ना, आई प्रॉमिस टू पे यू ₹500 प्लस ऑल अदर सम्स ड्यू बाय मी टू यू। ठीक है, तो वो एक अनसर्टेन सम ऑफ मनी की बात कर रहे हो और वो वैलिड नहीं होता है बेटा। ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी ओनली, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं चलेगा, सिर्फ पैसा होना चाहिए। एक और बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है बिटवीन प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। बेटा डिफरेंस पता है क्या आता है, प्रॉमिसरी नोट में बेटा हमेशा दो पार्टीज होती हैं, हमेशा बेटा। कौन, मेकर जिसने पैसा देना है और पेई जिसको पैसा मिलना है। जबकि बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज हो सकती हैं, जरूरी नहीं है लेकिन तीन पार्टीज हो सकती हैं। एक ड्रॉर, ठीक है, एक ड्रॉई और तीसरा बेटा हो सकता है पेई। अब आप सोचोगे सर ये ड्रॉर, ड्रॉई और पेई कैसे? अभी देखो बेटा, अभी आपको एग्जांपल से कराता हूं। ये देखो, वैसे आपने पढ़ा हुआ है बेटा ये सब। ये देखो, ए और बी। बच्चे, ए ने बी को करी क्रेडिट सेल, ए ने बी को करी क्रेडिट सेल्स वर्थ ₹1,00,000। उसके बदले ए ने बी के ऊपर ड्रॉ करा एक BR, कितने रुपए का बेटा, ₹1,00,000 का। बात समझ आई? अब बेटा बताओ बी क्या करेगा, बी बिल को एक्सेप्ट करेगा और वापस भेज देगा ए के पास। अब सुनो, ये जो सी है ये कौन है, ये ए का क्रेडिटर है, क्रेडिटर ऑफ ए। अच्छा, इसको बेटा ए ने देना था ₹1,00,000, तो ए ने क्या करा, इसे ₹1,00,000 कैश देने के बजाय ₹1,00,000 का क्या दे दिया बेटा, BR दे दिया। तो ए ने सी को कैश देने के बजाय बेटा BR क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया इन फेवर ऑफ सी। तो देखो नोटिस करो, आपको नहीं लगता तीन पार्टीज आ गई हैं बेटा, है ना? कौन कौन सी तीन पार्टीज बचे मुझे बताओ। ए कौन है जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, ड्रॉर। जिसके ऊपर ड्रॉ करा वो कौन है, ड्रॉई। और अल्टीमेटली बताओ बेटा पैसा मिलेगा किसको, सी को। तो सी कौन होगा, पेई, जिसे आप HDC भी कहते हो, होल्डर इन ड्यू कोर्स, जो बिल ऑफ एक्सचेंज को होल्ड करता है, HDC। तो अल्टीमेटली बेटा पैसा कौन किसको देगा, ड्रॉई पेई को देगा। अल्टीमेटली पैसा ड्रॉई पेई को देगा। तो बेटा एक बात और समझो, जरा काम की बात कर रहा हूं एक। बेटा एक बात याद रखना, जो ड्रॉई होता है ना बेटा,
उसकी लायबिलिटी पैसा देने की प्राइमरी होती है। मतलब सी बताओ सबसे पहले पैसा मांगने किसके पास जाएगा? बी के पास जाएगा। बी की लायबिलिटी प्राइमरी लायबिलिटी होती है, ठीक है। लेकिन हां, अगर बी सी को पैसा नहीं देता तो सी के पास राइट है कि वो पैसा मांगने किसके पास जा सकता है? ए के पास। तो ए की लायबिलिटी बेटा सेकेंडरी है, और चाहो तो आप इसे कंडीशनल भी कह सकते हो, सेकेंडरी एंड कंडीशनल लायबिलिटी। कंडीशनल क्यों? क्योंकि बेटा ये डिपेंडेंट है ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है बेटा? ऑन फेलियर ऑफ बी टू पे द अमाउंट। तो अगर बी फेल करता है, अगर बी डिफॉल्ट करता है तो ए की लायबिलिटी आएगी, नहीं तो ए की लायबिलिटी अराइज नहीं करती है, ठीक है, पक्का बेटा। वैसे एक बात याद रखना, मेजॉरिटी केसेस में ना, इमेजिन करो ये बिल एंडोर्स नहीं हुआ है बेटा, बिल एंडोर्स नहीं हुआ है, तो बेटा उस केस में ड्रॉर ही पे ही होता है, क्योंकि पैसा उसी को तो मिलना है। लेकिन हां, अगर बिल एंडोर्स हुआ है या फॉर दैट मैटर बेटा डिस्काउंट हुआ है, समझो अभी बेटा, डिस्काउंटिंग में भी तो कुछ ऐसा ही होता है। जब मैं बिल को डिस्काउंट करवाता हूं क्या होता है बेटा? देखो, ए और बी, ए ने बी को बच्चे क्रेडिट सेल्स करी, ठीक है। बदले में बेटा बी के ऊपर क्या ड्रॉ करा? एक बी आर ड्रॉ करा। अब बताओ बी क्या करेगा? बिल को एक्सेप्ट करेगा, वापस देगा ए को। ए को बेटा पैसे की अर्जेंट जरूरत थी, उसने बैंक के पास जाके क्या करवा लिया बेटा? बिल डिस्काउंट करवा लिया, बी आर डिस्काउंटेड। तो अब बताओ बेटा बिल ड्रॉ किसने किया था? ए ने ड्रॉ किया था ना, तो ए को क्या कहोगे? ड्रॉर। किसके ऊपर ड्रॉ किया था? बी आपका ड्रॉई, और अल्टीमेटली बेटा पैसा मिलना किसको है? बैंक को, तो बैंक आपका पेई, बैंक आपका पेई। याद रखना, बैंक सबसे पहले पैसा मांगने किसके पास जाएगा बेटा? बी के पास जाएगा। अगर बी बैंक को पैसा नहीं देता है तो बताओ बैंक किसको लायबल ठहरा सकता है? ए को। मतलब बी की लायबिलिटी तो बेटा प्राइमरी लायबिलिटी है, पैसा तो सबसे पहले इसी से मांगा जाएगा, ठीक है। हां, अगर बी पैसा नहीं देता तो सेकेंडरी लायबिलिटी बचे ए की आ जाती है। तो याद रखना, मेजॉरिटी केसेस में वैसे तो बेटा ड्रॉर ही पेई होता है, लेकिन अगर बिल एंडोर्स हुआ है या आपने डिस्काउंट करवाया है तो उस केस में ड्रॉर और पेई बेटा दो सेपरेट पर्सन्स होते हैं। समझ आए बेटा? ये तो सब आपने पढ़ा हुआ है बच्चे, ठीक है बेटा। तो फिलहाल बेटा मैंने आपको ना तीन बड़े इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताए बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। पहला, प्रॉमिसरी नोट कंटेन्स अ प्रॉमिस वेयर एज बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स एन ऑर्डर। प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है? जिसने पैसा देना है तभी वो प्रॉमिस करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज वो बनाता है जिसने पैसा लेना है तभी वो ऑर्डर करता है। प्रॉमिसरी नोट में दो ही पार्टीज होती हैं, मेकर जिसने पैसा देना है, पेई जिसको पैसा मिलना है। बिल ऑफ एक्सचेंज में दो भी हो सकती हैं और तीन भी, ठीक है। तीन होती हैं, ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। मेजॉरिटी केसेस में ड्रॉर ही पेई होता है अगर बिल एंडोर्स ना हुआ हो, अगर बिल डिस्काउंट ना हुआ हो तो ड्रॉर ही पेई होता है। पक्का बताओ बेटा, बात समझ आई यहां तक? आओ जरा देखो, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई मस्ट बी सर्टेन। यूजुअली सेम पर्सन इज द ड्रॉर एंड पेई। तो ड्रॉर और पेई जनरली बेटा सेम होते हैं। एज पर सेक्शन 31 ऑफ द आरबीआई एक्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेयरर ऑन डिमांड। पता है बेटा, एक बात और मेरे को बड़ी इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस समझ आता है, और बेटा डिफरेंस एक और पता है क्या है? ध्यान से सुनना बेटा। प्रॉमिसरी नोट और बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर मैं एक और डिफरेंस बात करूं तो आरबीआई एक्ट कहता है
promissory note cannot be made payable to bearer. बेरर नहीं हो सकता बेटा, प्रॉमिसरी नोट कभी भी बेरर नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन बेटा यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस है बेटा, वो क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी बेरर बट नॉट बेरर ऑन डिमांड। मतलब बेरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता। मतलब बेरर का क्या मतलब था, कोई भी पर्सन एनकैश करवा सकता है बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज को कोई भी एनकैश करवा सकता है, बट डिमांड पे नहीं, जब मर्जी चाहे तब मर्जी नहीं बेटा, क्योंकि इसकी अपनी एक मैच्योरिटी डेट होती है बेटा, तो डिमांड पे कैसे हो सकता है। बात समझ आई। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो मर्जी चाहे जब मर्जी चाहे एनकैश करवा सकता है, लेकिन डिमांड पे नहीं, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज की एक मैच्योरिटी डेट होती है, मैच्योरिटी डेट पे ही वो एनकैश होता है, तो डिमांड पे नहीं होता है। तो प्रॉमिसरी नोट तो बेयरर हो ही नहीं सकता, बिल ऑफ एक्सचेंज बेयरर हो सकता है बट बेयरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। तो ये 4 डिफरेंसेस बच्चे हो गए आपके प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है। अच्छा, इट मस्ट बी स्टैम्प्ड, तो ये पॉइंट बेटा कॉमन है। प्रॉमिसरी नोट भी स्टैंप होता है, मेकर का स्टैंप लगता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज भी स्टैम्प होगा, ड्रॉर का बेटा स्टैंप लगेगा इस पे, ठीक है। फिर पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज तो मैं बता चुका हूं बेटा आपको, ड्रॉर, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, उसकी लायबिलिटी सेकेंडरी और कंडीशनल होती है बेटा, याद रखना, उसकी लायबिलिटी सेकेंडरी और कंडीशनल होती है। प्राइमरी किसकी होती है, ड्रॉई की। हां, उसकी लायबिलिटी प्राइमरी एंड कंडीशनल है अंटिल द बिल इज एक्सेप्टेड। बेटा जब तक बिल एक्सेप्ट नहीं हो जाता उसकी लायबिलिटी प्राइमरी है, एक बार बिल एक्सेप्ट हो गया उसकी लायबिलिटी सेकेंडरी हो जाती है, प्राइमरी लायबिलिटी ड्रॉई की हो जाती है। ड्रॉई, द पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन इज नोन एज ड्रॉई, उसे हम एक्सेप्टर ऑफ बिल भी कहते हैं। ही बिकम्स लायबल फॉर पेमेंट ऑफ द बिल, हिज लायबिलिटी इज प्राइमरी एंड अनकंडीशनल। पेई कौन होता है बेटा, जिसको पैसा मिलना है, ही इज नोन एज पेई। तो आपने एक बात नोटिस करो बेटा, ये देखो स्पेसिमेन दे रखा है बिल ऑफ एक्सचेंज का। अब नोटिस करो डिफरेंस कहां कहां पर है। कल वाले केस में मिस्टर मेकर था, यहां पर मिस्टर ड्रॉर है। अब ये देखो, ये लाइन पढ़ो, 6 months आफ्टर डेट पे टू मिस्टर पेई, पे, और कल वाले केस में था आई प्रॉमिस टू पे, यहां पर है पे, मतलब बेटा वो था एक प्रॉमिस और ये था ऑर्डर। पे टू मिस्टर पेई मतलब ऑर्डर कर रहा है आपको, पक्का। जबकि प्रॉमिसरी नोट में आई प्रॉमिस टू पे, एक प्रॉमिस था बेटा, ठीक है। तो ये बच्चे आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है, और प्रॉमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है बेटा मैंने आपको बताया। चलें आगे, चलो बेटा। अब आता है सेक्शन 6, जिसमें हम डिस्कशन किसके बारे में करेंगे बेटा, चेक के बारे में। अब सुनना बेटा, चेक क्या होता है। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बेटा चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। अब बेटा यहां पर सुनो, यहां पर बेटा चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर मैं बात करूं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किस किस में, चेक में और बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज में। बेटा पहला डिफरेंस जो मुझे समझ आया ना फिलहाल, वो पता है क्या समझ आया बेटा, चेक ड्रॉ हमेशा बेटा बैंक के ऊपर ही ड्रॉ होगा। ड्रॉई चेक के केस में इज ऑलवेज बैंक, तो ड्रॉई इज ऑलवेज बैंक। बेटा भाई पैसा तो बैंक ने ही देना है ना, ड्रॉई इज ऑलवेज बैंक इन केस ऑफ चेक। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई कैन बी एनी पर्सन, ड्रॉई कैन बी एनी पर्सन, ड्रॉई कोई भी हो सकता है बेटा। चेक के केस में ड्रॉई हमेशा बेटा बैंक ही होगा, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में बच्चे कोई भी हो सकता है। अच्छा
एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, यानी इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। तो बेटा एक बात याद रखना, जो चेक होता है इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज डिमांड पे नहीं होता है। ठीक है, तो सेकंड डिफरेंस, चेक ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज नॉट पेबल ऑन डिमांड। इसकी तो बेटा मेच्योरिटी डेट है, उसी पे होगा, नॉट पेबल ऑन डिमांड। तो चेक तो आप बैंक के पास जाओ, ऑर्डर करो, वो आपको पैसा दे देंगे, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता है, उसकी एक मेच्योरिटी डेट होती है, आप उसे मेच्योरिटी डेट पे ही पैसा मांग सकते हो, नॉट पेबल ऑन डिमांड। ठीक है बच्चे। अच्छा, और क्या आता है, एंड इट इंक्लूड्स, खैर ये तो मुझे अभी आपको बताना है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इसे अभी छोड़ना, ये बात की बात है अभी। आ जाओ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चेक। पहला, इट मस्ट बी इन राइटिंग। तो एक बात सुनो, ये तीनों में कॉमन है, प्रॉमिसरी नोट भी राइटिंग में होना चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज भी राइटिंग में होना चाहिए, चेक भी राइटिंग में होना चाहिए। इट मस्ट कंटेन एन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे। तो बेटा याद रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक ऑर्डर टू पे है, जबकि चेक भी एक ऑर्डर टू पे है, तो ये डिफरेंस नहीं है, एक सिमिलैरिटी आ जाती है। अच्छा, ऑर्डर टू पे मस्ट बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, ये पॉइंट भी तीनों में कॉमन आ गया, प्रॉमिसरी नोट, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज में। इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉर, तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑल्सो साइंड बाय द ड्रॉर, चेक इज ऑल्सो साइंड बाय द ड्रॉर। The sum contained in the order must be certain, certain sum mention करना, order to pay must be of money only, non monetary नहीं चलेगा। draw, drawee and pay must be certain, यहां पर भी याद रखना बेटा, यहां पर भी याद रखना। सुनो बेटा, चेक में पहले बिल ऑफ एक्सचेंज का बताओ, कितनी पार्टीज हो सकती हैं बेटा? 3 पार्टीज हो सकती हैं, होने को 2 भी हो सकती हैं बेटा, 3 पार्टीज हो सकती हैं, होने को 2 भी हो सकती हैं। ठीक है, ड्रॉर, ड्रॉई और पेई, और कुछ केसेस में ड्रॉर ही क्या होता है बेटा, पेई होता है। अच्छा, अगर मैं पूछूं चेक में बेटा, चेक में भी बेटा 3 पार्टीज होती हैं। ड्रॉर, सुनो, मैंने आपको बेटा चेक दिया, तो मैं ड्रॉर, बैंक ड्रॉई, और पैसा मिलना किसको है, आपको, तो आप पे। तो कितनी पार्टीज? 3, मैं ड्रॉर, बैंक ड्रॉई, आप पे। बेटा चेक में ना क्या 2 पार्टीज हो सकती हैं? चेक में, चेक के केस में 2 पार्टीज। बिल ऑफ एक्सचेंज में तो होती हैं बेटा 2 पार्टीज, अगर ड्रॉर और पेई सेम पर्सन है तो हो सकता है। बेटा चेक में भी 2 पार्टीज हो सकती हैं। बेटा कई बार आपने नोटिस करा होगा, मुझे अपने अकाउंट से पैसा निकालना है, मुझे अपने अकाउंट से क्या निकालना है, पैसा। एटीएम में पैसा है नहीं, एटीएम में पैसा है नहीं, तो मैं एक तरीके से निकाल सकता हूं बेटा पैसा। मुझे अपने अकाउंट से अपने लिए पैसा निकालना है बेटा, तो उस केस में ना मैं चेक अपने ही नाम पे इशू करूंगा और बैंक से जाके पैसा क्या कर लूंगा, निकलवा लूंगा। तो याद रखना, चेक बनाने वाला भी मैं और अल्टीमेटली पैसा मिलना भी मुझको है। तो यहां पर भी याद रखना, वैसे 3 पार्टीज ही होती हैं मोर और लेस, ड्रॉर, ड्रॉई और पेई, लेकिन 2 पार्टीज भी हो सकती हैं, ड्रॉर कैन बी पेई ऑल्सो। तो ये एक तरह से बेटा सिमिलैरिटी आती है। ये आपका ना डिफरेंस नहीं है, ये सिमिलैरिटी है, ये सिमिलैरिटी है। ठीक है, फिर इट इज ऑलवेज ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर। तो ये तो मैंने आपको बताया ना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बेटा चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में। चेक तो हमेशा ड्रॉ किसके ऊपर होगा, बैंक के ऊपर, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज किसी के ऊपर भी ड्रॉ हो सकता है।
इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट पेबल ऑन डिमांड. अ चेक मस्ट कंटेन ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज. अ चेक डज नॉट रिक्वायर स्टैंपिंग, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, और एक्सेप्टेंस. सुनना मेरी बात बेटा. बेटा एक और डिफरेंस आता है चेक में ना बेटा, मेरा साइन तो होता है, मेरा साइन तो होता है, बट नो स्टैंपिंग, मेरी कोई स्टैंप नहीं लगती है बेटा चेक में. साइन तो होगा मेरा लेकिन स्टैंपिंग नहीं होती है. जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज की अगर बात करें तो साइन तो होगा ही होगा ड्रॉर का, प्लस ड्रॉर का स्टैंप भी लगा होना चाहिए. तो ये एक और डिफरेंस आता है बिटवीन चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज. ठीक है बच्चे. सब बताओ, पहले बात समझ आ रही है सबको जो मैं कह रहा हूं? बाकी बेटा जो मेन डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको बता दिए. बाकी कुछ डिफरेंसेस आप एक बार बुक से बेटा रीडिंग मार सकते हो, इसकी बुक्स में लिखे हुए डिफरेंसेस. लेकिन एक दो छोटे छोटे डिफरेंसेस अगर मैं और बताऊं, चेक क्रॉस होता है, क्रॉस चेक होता है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज क्रॉस नहीं होता है. अच्छा, और डिफरेंस, चेक के केस में डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं होते हैं, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में डेज ऑफ ग्रेस ऐड होते हैं. तो आप बनाने को बेटा बहुत सारे डिफरेंसेस इसके बना सकते हो. पहले मुझे बताओ, मेन जो बातें मैंने करी वो क्लियर हुई सबको? याद रखना, चेक भी एक ऑर्डर है, ऑर्डर टू पे, और बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक ऑर्डर टू पे है, जबकि प्रॉमिसरी नोट एक प्रॉमिस टू पे है. ठीक है, चलो बच्चे. इसमें भी बेटा तीन पार्टीज होंगी ना, ड्रॉर, पर्सन हु ड्रॉज द चेक, ड्रॉई, ड्रॉई तो हमेशा ही बैंक होगा जिसने पैसा देना है, और पेई जिसको पैसा मिलना है. ठीक है, मेजॉरिटी केस, कुछ केसेस में मैं ड्रॉर भी हूं और मैं पेई भी हूं. मैं ही चेक काट रहा हूं, मैं ही चेक लिख रहा हूं. ठीक है, और पैसा भी मुझी को मिल रहा है. अब बेटा एक बात, अब लास्ट बात कर रहे हैं हम, अब सुनना मेरी बात बेटा. उन्होंने अगर सेक्शन 6 में आप चेक की डेफिनेशन पढ़ो ना, तो उन्होंने कहा चेक इंक्लूड्स ट्रंकेटेड चेक एंड इलेक्ट्रॉनिक चेक, जिसे हम ई चेक भी कहते हैं. सुनो, अब ये क्या है वो हम समझेंगे बेटे. बहुत सिंपल सी बात है, मेरी बात सुनना बेटा. बेटा सेक्शन 6 जो है वो कहता है चेक इंक्लूड्स ट्रंकेटेड चेक एंड इलेक्ट्रॉनिक चेक तो बेटा छोटा छोटा जरा समझेंगे. ये ट्रंकेटेड चेक क्या होता है बेटा? बहुत सिंपल बात है, मेरी बात बस ध्यान से सुनिए. हेडिंग लिखो बेटा, ये ट्रंकेटेड चेक क्या होता है? थोड़ा सा बेटा प्रोसीजर समझने की कोशिश करते हैं. देखो बेटा, ये मैं हूं, ये बेटा मैं हूं. ठीक है, ये बच्चे मेरा बैंक है, ये मेरा बैंक है एसबीआई. ठीक है, अब सुनो, और ये बेटा बी है, ये बी है, ये उसका बैंक है पीएनबी, ये उसका बैंक है पीएनबी. ठीक है, चलो अब सुनना बेटा ध्यान से जो मैं कहूंगा. बेटा अब ध्यान से सुनना, मैंने बी को बेटा कुछ पेमेंट करनी थी, तो मैंने उसको चेक दिया,
और बेटा बेयरर चेक नहीं है, अकाउंट पे चेक है। मैंने उसको अकाउंट पे चेक दिया बेटा, ठीक है, लिखते रहो साथ साथ। तो पहला स्टेप, मैंने बी को क्या दिया है बेटा, अकाउंट पे चेक। बात समझ आई? अच्छा, अब क्या होता है बेटा, सुनो बेटा, ये पहला स्टेप हो गया। फिर क्या होगा, बी ये अकाउंट पे चेक जमा करवाएगा अपने बैंक में। उसका अकाउंट कहां पर था, पीएनबी में, तो उसने चेक करा दिया डिपॉजिट, उसने चेक करा दिया डिपॉजिट, ठीक है बेटा। अब होता क्या है बेटा, एक ना क्लियरिंग हाउस होता है, आपको अच्छी तरह पता है बेटा। अकाउंट पे चेक को क्लियर करने में 2 से 3 दिन लगते हैं ना। तो बेटा ये जो क्लियरिंग का काम है, क्लियरिंग का काम है, ये कौन करता है बेटा, क्लियरिंग हाउस करता है। ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा। पीएनबी क्या करेगा, ये चेक आगे भेज देगा किसको, क्लियरिंग हाउस को। तो पीएनबी ने ये चेक आगे किसको भेज दिया बेटा, क्लियरिंग हाउस को। कॉपी करते रहो। थर्ड, पीएनबी सेंड्स द चेक टू क्लियरिंग हाउस। अब एक सोचने वाली बात थोड़ी सी आती है बेटा कि पीएनबी ये चेक क्लियरिंग हाउस को कैसे भेजेगा। पीएनबी क्लियरिंग हाउस को ये चेक कैसे भेजेगा, बाय पोस्ट। बाय पोस्ट बेटा पॉसिबल नहीं है। आप अपने आप सोच के देखो बेटा, क्लियरिंग हाउसेस मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है बेटा। इतनी दूर पोस्ट से भेजना पॉसिबल नहीं है। और सोचो अगर पोस्ट से भेजा जाएगा तो 2 दिन में क्लियर कैसे होगा, 2 दिन में तो वहां पर पहुंचेगा, तो क्लियर कैसे हो जाएगा। तो बात समझो, पीएनबी क्या करता है, पीएनबी ना बेटा स्कैनर्स होते हैं, स्कैनर्स के थ्रू पीएनबी इस पेपर चेक को, बेटा चेक तो पेपर फॉर्म में ही होता है ना, पेपर चेक को कन्वर्ट करता है इनटू डिजिटल फॉर्म, मतलब ई फॉर्म में। तो बेसिकली पीएनबी क्या करेगा, पेपर चेक को स्कैन करेगा, ठीक है, और उसकी एक डिजिटल कॉपी आगे फॉरवर्ड कर देगा क्लियरिंग हाउस को। बेटा बाय पोस्ट भेजना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो पीएनबी स्कैन करेगा उस चेक की एक कॉपी, ठीक है, स्कैन करेगा उसको, पेपर चेक को कन्वर्ट करेगा डिजिटल फॉर्म में और भेज देगा क्लियरिंग हाउस के पास। बेटा अब क्या करता है क्लियरिंग हाउस, बेटा क्लियरिंग हाउस ना इस चेक में सारे जो पर्टिकुलर्स मेंशन किए गए हैं उन्हें बेटा चेक करता है। जितने भी पर्टिकुलर्स मेंशन करे गए हैं, डेट, पेई का नाम, सिग्नेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो सिग्नेचर ही है, सिग्नेचर को टैली करेगा। और फिर बेटा क्लियरिंग हाउस उस डिजिटल फॉर्म की एक कॉपी आगे भेज देगा एसबीआई को। तो फोर्थ स्टेप, क्लियरिंग हाउस विल send a digital copy of check to SBI। और बेटा SBI ही बेटा हमारा कौन है, ड्रॉई है, जिसने पैसा देना है। बेटा मेरे बैंक ने, SBI ने पैसा देना है ना, किसको, बी को। मेरे बैंक ने पैसा देना है ड्रॉई को, तो वो ड्रॉई को इस चेक की एक डिजिटल कॉपी भेज देगा। क्लियर हुआ। और बेटा लास्ट स्टेप क्या है, ये SBI बेटा क्या करेगा, इस अकाउंट से पैसा डिडक्ट करके ट्रांसफर कर देगा PNB के अकाउंट में। फिफ्थ, ट्रांसफर ऑफ मनी, फ्रॉम
SBI टू PNB। तो SBI खाते से पैसा कट जाएगा बेटा, यहां से पैसा डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और PNB खाते में पैसा चला जाएगा बेटा। सब बताओ बेटा, क्लियर हुआ? तो बेटा अगर एक बार सुनो, अगर आप देखो तो क्लियरिंग हाउस का बेटा रोल क्या है? क्लियरिंग हाउस का रोल है बस कि वो पर्टिकुलर्स को, जो भी चेक पे पर्टिकुलर्स मेंशन्ड है उनको बेटा चेक करता है, जैसे सिग्नेचर टैली करता है या नहीं, ड्रॉर के अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं, ठीक है। बाकी डेट वगैरह चेक करेगा, कहीं पोस्ट डेटेड चेक वगैरह तो नहीं है, ठीक है। एंड अदर पर्टिकुलर्स, तो बेसिकली क्लियरिंग हाउस इस तरह के फंक्शंस को बेटा क्या करता है? परफॉर्म करता है। सब बताओ बेटा, समझ आया? तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा व्हाट इज अ ट्रंकेटेड चेक, बेटा जब पेपर चेक गेट्स कन्वर्टेड इनटू digital form is known as truncated check. When a paper check gets converted into digital form, e-check, that is known as truncated check. लो बेटा कॉपी करो इसे। समझ आया बेटा सबको? ये बेटा पूरा प्रोसीजर है आपके किसका? ट्रंकेटेड चेक का। मेरे ख्याल से पूरा समझ आया। अच्छा एक बार आओ बेटा, ट्रंकेटेड चेक मीन्स अ चेक विच इज ट्रंकेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ क्लियरिंग साइकिल। ट्रंकेटेड मतलब कन्वर्टेड either by the clearing house or bank, whether paying or receiving payment, immediately on generation of an electronic image for transmission, substituting the further physical movement of check in writing। ठीक है बेटा? अच्छा अभी ना मैं एक दो बातें आपको बेटा और बता दूं। मैं ना दो यहां पर इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं बेटा। ड्यूटीज ऑफ कलेक्टिंग बैंकर, ठीक है। The collecting banker shall verify with due diligence and ordinary care the prima facie genuineness of the check to be truncated as to whether any fraud, forgery or tampering is apparent on the face of the instrument। बेटा collecting banker कौन हो गया? collecting banker कौन हो गया बेटा? PNB। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है द कलेक्टिंग बैंकर शैल वेरीफाई विद ड्यू डिलीजेंस एंड ऑर्डिनरी केयर द प्राइमा फेसी जेन्युइननेस ऑफ द चेक टू बी ट्रंकेटेड। तो बेटा बी ने चेक जमा करवाया था अपने बैंक में PNB में, तो PNB चेक को कन्वर्ट करने से पहले चेक करेगा कि वो चेक जेन्युइन है या नहीं, कहीं कोई फ्रॉड, फॉर्जरी, टैंपरिंग तो नहीं करी गई है। तो ट्रंके में बात सुनना, कन्वर्जन करने से पहले PNB ये चेक करेगा कि कहीं कोई फ्रॉड, फॉर्जरी, टैंपरिंग तो नहीं करी गई है चेक के साथ, जेन्युइन है या नहीं। अच्छा, इन केस ऑफ एनी रीजनेबल सस्पिशन अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक, द paying banker is entitled to demand any further information regarding the truncated check, demand presentment of truncated check itself for verification। तो बेटा अब सुनो, अब ना पेइंग बैंकर कौन है बेटा? पैसा देना कौन से बैंक ने है? SBI ने। तो ये पेइंग बैंकर है। तो वो कह रहा है कि सुनो वो कह रहा है कि क्लियरिंग हाउस ने चेक की एक डिजिटल कॉपी भेजी SBI के पास। अब SBI क्या करेगा? इस डिजिटल कॉपी को वेरीफाई करेगा। SBI इस डिजिटल कॉपी को क्या करेगा? वेरीफाई। अगर उसे कोई फ्रॉड, फॉर्जरी, टैंपरिंग लगता है कि करी गई है, ठीक है, तो वो
फर्दर इंफॉर्मेशन इस ट्रंकेटेड चेक के बारे में मंगवा सकता है, इवन वो फिजिकल पेपर चेक की एक कॉपी भी मंगवा सकता है फॉर फर्दर वेरिफिकेशन। तो ये बेटा आपको ना राइट्स एंड ड्यूटीज बताए गए हैं कलेक्टिंग बैंकर के और बेटा किसके, पेइंग बैंकर के। मेरे ख्याल से बच्चे ट्रंकेटेड चेक का केस क्लियर हुआ। और बेटा दूसरा जो आता है ना वो है चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बेटा इसमें तो खैर खास कुछ नहीं है। अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन्स अ चेक ड्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बेटा ट्रंकेटेड तो क्या था, ट्रंकेटेड ड्रॉ, ट्रंकेटेड चेक ड्रॉ बेटा फिजिकल फॉर्म में हुआ था। हां, बाद में उसे कन्वर्ट किया गया है इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चेक तो बेटा वो है जो ड्रॉ ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। यानी सुनो, बेटा ट्रंकेटेड चेक और इलेक्ट्रॉनिक चेक, जिसे हम ई चेक भी कहते हैं, ई चेक। बेटा सबसे बड़ा डिफरेंस तो यह है कि ट्रंकेटेड चेक ओरिजिनली बेटा किस फॉर्म में होता है, फिजिकल फॉर्म में होता है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरिंग उसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू डिजिटल फॉर्म यानी ई फॉर्म। ई फॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जबकि इलेक्ट्रॉनिक चेक तो ड्रॉ ही ई फॉर्म में होता है, ये पेपर फॉर्म में होता ही नहीं है, ये ई फॉर्म में ही ड्रॉ होता है। अच्छा बेटा एक और डिफरेंस अगर मैं बोलूं, समझो ये बेटा ड्रॉ किस फॉर्म में हुआ था, फिजिकल फॉर्म में ड्रॉ हुआ था ना, बाद में कन्वर्ट हुआ है इनटू ई फॉर्म। तो इस पे बेटा जो सिग्नेचर होता है वो फिजिकल सिग्नेचर होता है, हाथ से किया हुआ बेटा सिग्नेचर। ट्रंकेटेड चेक पे जो सिग्नेचर अपीयर करता है वो फिजिकल सिग्नेचर अपीयर करता है जो हाथ से किया गया है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक चेक पे बेटा हाथ से सिग्नेचर करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो इस पे ही होता है बेटा डिजिटल सिग्नेचर। तो इस पे साइन भी फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही किया जाता है, डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, आगे देखें। अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन्स अ चेक ड्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय यूजिंग एनी कंप्यूटर रिसोर्स। आप कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स के थ्रू आप वो चेक क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। साइंड इन अ सिक्योर सिस्टम विद डिजिटल सिग्नेचर, मतलब पूरा जो सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा सिस्टम बेटा सिक्योर होता है, आपका डिजिटल सिग्नेचर होगा उस पे। एंड असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और विद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एज द केस मे बी। ठीक है बेटा, अब ये देखो डिफरेंसेस दे रखे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकेटेड चेक के। इलेक्ट्रॉनिक चेक में पेपर इज नॉट यूज्ड एट एनी स्टेज, पेपर तो यूज होता ही नहीं ना बेटा, ई फॉर्म में होता है। जबकि यहां पर बेटा पेपर चेक होता है विच इज ट्रंकेटेड, मतलब कन्वर्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल। डिजिटल सिग्नेचर्स मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ चेक, जबकि यहां पर डिजिटल सिग्नेचर नहीं होता है बेटा, इंक से किया जाता है, पेन से किया जाता है सिग्नेचर। द ओरिजिनल राइटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चेक इज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक चेक के ऊपर जो राइटिंग होगी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी, इस पे जो राइटिंग होगी बेटा ट्रंकेटेड चेक पे तो जो राइटिंग होगी वो तो हैंड रिटन होगा ना, ट्रंकेटेड चेक तो ये तो हैंड रिटन होगा, हाथ से लिखा गया होगा ना बेटा। जबकि इलेक्ट्रॉनिक चेक में जो राइटिंग होगी वो बेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी, हैंड रिटन हो ही नहीं सकती। तो ये बेटा आपके तीन डिफरेंसेस बनते हैं बिटवीन ट्रंकेटेड चेक एंड इलेक्ट्रॉनिक चेक, पूछे जा सकते हैं बेटा। तो ट्रंकेटेड चेक ओरिजिनली फिजिकल फॉर्म में होता है जिसे बाद में कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल फॉर्म में, जबकि इलेक्ट्रॉनिक चेक होता ही डिजिटल फॉर्म में। सब बताओ बेटा, समझ आया? तो बेटा आज हमने सेक्शन 5 और सेक्शन 6 हमने पूरा कवर कर लिया बेटा।
मेरे ख्याल से बच्चे पूरा केस क्लियर हुआ। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, तीनों चीज़ें बेटा। चलो बेटा बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।